Dear student friend follow, today we people will learn about Barchester Tower by Anthony Trollope, and the second novel is Joseph Andrew by Henry Fielding. Henry Fielding's novels and Anthony Trollope. These two novels will try to discuss. We'll discuss their summary as well as character list. And one thing more, we are going to discuss about importance of being earnest as a comedy. So let's see how to write if there is a question related to importance of being earnest as a comedy. क्वेश्चन आया हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा इसको। क्वेश्चन है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ क्रिटिक ऑफ द सोसाइटी, यानी ये एक सोसाइटी की, जो उस वक्त की सोसाइटी थी, विक्टोरियन सोसाइटी थी, विक्टोरियन सोसाइटी का एक स्टाइल है, यानी उसकी एक क्रिटिक है। एक तो ये होगी एक्सप्लेन, वो कहता है जी एक्सप्लेन करो आपसे। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रिंग आउट सम ऑफ द स्टेरिकल एलिमेंट इन द ऑस्कर वाइल्ड्स प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ द बीइंग अर्नेस्ट। कल एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि उसने एक वर्ड मुझसे बताया था कि जो मुझसे पूछ रही थी कि जो उसका फार्सिकल एलिमेंट बनेगा, स्टायर बनेगा, यानी जो विटी टॉक है, उसका विटी टॉक जो है वो किस में आएगी, यानी जो विटिसिज्म और अपनी पॉइंटेड लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है, दिस इज़ बेसिकली अ स्टायर। ये एक पिथी स्टायर है और ये बाज़ औक़ात वो एक पैराडॉक्स के अंदर बात करता है। पैराडॉक्सिकल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इटसेल्फ अपने अंदर ही एक मीनिंग रखते हैं और देखने में तो हमें वो बिल्कुल अनट्रू स्टेटमेंट लगती है, लेकिन जब हम उससे फिर डीपली वो कहते हैं स्पेंडिंग मनी यू सेव मनी, बाय स्पेंडिंग यू सेव मनी। अब स्पेंडिंग मनी सेव मनी का रिलेशन क्या है, लगता तो ऐसे ना, इससे क्या, ये एक पैराडॉक्स है ये भी। तो अगर हम उसे डीपली देखते हैं, जब हम किसी चीज़ पे स्पेंड करते हैं तो अल्टीमेटली फिर अर्न भी करते हैं। तो इट मीन स्पेंडिंग मनी यू सेव मनी, बाय स्पेंडिंग मनी ऑन योरसेल्फ यू सेव मनी। सो दिस इज़ व्हाट अ पैराडॉक्स। इसको ये होती है पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज, पैराडॉक्सिकल एलिमेंट जो अपने अंदर ही उसका एक आंसर रखता है, लेकिन उसे डीपली जब देखते हैं तो पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी क्वेश्चन ये सेम इसी के ऊपर लगेगा, सोशल स्टायर कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एक सोशल स्टायर है, सोशल स्टायर, सोसाइटी के ऊपर एक स्टायर है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि इन द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इन द प्ले इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, मनी इज़ अ की टू सर्वाइवल इन द अपर रीचेस ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी। हाउ फार वुड यू एग्री? अच्छा, इसके ऊपर भी ये लगता है, ये भी सोशल स्टायर है उस वक्त का, कि वो ज़्यादा लोग क्या थे, मनी सेंटर थे। एक तो वो क्या थे, इंटरेस्ट सेंटर थे, उनकी लाइफ क्या थी, इंटरेस्ट है, बेनिफिट सेंटर। ठीक है, इंटरेस्ट सेंटर और बेनिफिट सेंटर। अपना बेनिफिट देख, जैसे ही लेडी ब्रैकनर को पता चलता है कि सिसिली के पास अच्छा जहेज़ जो डोरी है वो काफ़ी है, तो वो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि पहले वो कह रही है ये शादी नहीं हो सकती। इट इज़ सेड दैट द ऑस्कर वाइल्ड्स प्ले आर apparently light-hearted, but they contain strong element of the serious feelings in their attacks on the society whose code is intolerant, but whose intolerance is hypocritical. Discuss. यानी अव्वल तो बिल्कुल इंटॉलरेंट पीपल हैं कि वो किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं करते। ठीक है, अगर वो टॉलरेट करते हैं, यानी इनटॉलरेंस जो है उनके अंदर इनटॉलरेंस है, अगर वो किसी चीज़ को बर्दाश्त भी करते हैं तो वो क्या है, वो भी उनके कोई इंटरेस्ट बेस पे होती है तो वो उसको बर्दाश्त करते हैं। यानी अव्वल तो वो बिल्कुल इंटॉलरेंस हैं कि बर्दाश्त की अदम मौजूदगी है उनके अंदर। अगर वो किसी चीज़ को कर भी रहे होते हैं, यानी इनटॉलरेंट हैं, यानी उनके कोड जो हैं टोटली इनटॉलरेंट हैं, वो किसी दूसरे को पसंद ही नहीं करते अपनी क्लास के अलावा। ठीक है, बट हुज इंटॉलरेंस इज़ हिपोक्रेट, अगर वो थोड़ा सा अगर इंटॉलरेंट है तो वो भी उनका क्या है, जो उन्होंने बनाया हुआ एक स्टैंडर्ड, वो भी उनका हिपोक्रिटिकल है।
इंटरेस्ट बेस है, पैसा बेस है, बेनिफिट बेस है, इंटरेस्ट बेस है, सेल्फ सीकर हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, बिजनेस माइंडेड हैं। ये सारी वो विक्टोरियन सोसाइटी के लोग इस तरह के थे। इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी थी, ठीक है। और एक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन है, चेंजिंग है, मटीरियलिस्टिक लोग हैं, बेनिफिट सीकर हैं, और ठीक है, ख़ास फीमेल के बारे में उनका एक नुक्ता नज़र है। उनकी फ़ीमेल जो हैं वो भी बड़ी सुपरफिशियल सी होती थी। तो ये सारी चीज़ें उनमें मौजूद थी। अब कुछ पॉइंट हैं, ये मैंने आपको बता दिए कि इस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, पहला पॉइंट है कि प्रिंसिपल टारगेट ऑफ द स्टायर्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बीइंग अर्नर्स इज़ द इंग्लिश अपर क्लास ऑफ द टाइम। पहला जो स्टायर है वो किसकी शक्ल में है? अगर हम गौर से देखें तो एक वहाँ उसके अंदर एक करैक्टर है एल्जरनन। एल्जरनन का जो ज़्यादातर काम क्या है कि वो क्या है, फ्रीवुलस है। फ्रीवुलस का मतलब होता है आवारा। एक तो फ्रीवुलस है, नॉन सीरियस है। फेयर बनाने का, लव का उसे बड़ा शौक है, रोमांस का, लेडी लवर है, ड्रिंकिंग का। ये सारे हैं पॉइंट है ना जो हम एक बता सकते हैं सोसाइटी। अच्छा, लेडी लवर है, ड्रिंकिंग है, ठीक है, डांसिंग है उसकी लाइफ में, म्यूज़िक है। और लेडी ब्रैकनल खुद उससे म्यूज़िक के बारे में जब भी कोई कंसर्ट वगैरह वो करते हैं अरेंज पार्टी, तो वो म्यूज़िक का जो इंतज़ाम है वो इससे करवाते हैं। तो इट मीन, और नॉन सीरियस है, नॉन सीरियस टोटली बंदा है। तो ये एक एम्बलम, एक टोटल, एक क्लियर, एक वाज एक्सप्लिसिट एम्बॉडीमेंट है, सिंबल है किसकी, एक अपर क्लास सोसाइटी की। द प्रिंसिपल टारगेट ऑफ स्टायर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नर्स द इंग्लिश अपर क्लास, यानी अपर क्लास की शक्ल में किस किस की शक्ल में स्टायर है। ये बाकी आपने असाइनमेंट के अंदर देखना, बड़ा वाजे लिखा हुआ है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक तो लेडी ब्रैकनल की शक्ल में, लेडी ब्रैकनल का जो लाइफ स्टाइल है ज़रा उसको देखें, तो वो सारा एक स्टाइल उसने बताया, ठीक है। दूसरा एल्जरनन की शक्ल में। तीसरा बंदा एक सीरियस उसने दिखाया है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है जैक वर्थिंग जो है उसने सीरियस दिखाया, लेकिन जैक भी जो है वो अंदर से क्या है, शैलो है। अंदर से वो क्या है, दिखाता वो बड़ा सीरियस है, लेकिन वो इंजॉय करना चाहता है। वो मैस्करेड्स जो पार्टी है, मास्क पार्टी है, उसको ज्वाइन करना चाहता है। जो मास्क पार्टी है लंदन के अंदर, ठीक है, लंदन के अंदर जो वलप्चुअस लाइव है, ड्रिंकिंग है, वो सब कुछ करना चाहता है वो भी। तो हम देखते हैं कि शैलो है वो भी अंदर से, वो भी एक स्टायर है। अच्छा, फिर किस शक्ल में स्टायर दिखाया गया है अपर क्लास में, यानी ये एल्जरनन और सिसली कार्डियो जो है वो भी एक स्टायर है। वो प्यार किससे करती है, जिसका नाम अर्नस हो, बस उससे भी नाम से प्यार है। अच्छा, एक और स्टायर की शक्ल है अपर क्लास की। आपने ये सारे करैक्टर जो है डिस्कस करने हैं, ये एक पैरा के अंदर आपने इन सबको लिख लेना है, ठीक है। यानी हमारा क्वेश्चन मेन है, सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट समझते हैं। इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आपसे चाह क्या रहा है, आपसे एग्जामिनर क्या चाहता है। थीसिस स्टेटमेंट अगर समझ आ जाए तो फिर आगे चलना आसान होता है। हमें समझ आ गई कि वो हमसे ये चाह रहा है कि जो सोशल अपर क्लास है उस वक़्त की, उसके ऊपर ये स्टायर है पूरी बुक। तो हमने वो करैक्टर निकाल के उसको बताने हैं जिनके ऊपर स्टायर है। और स्टायर किसके ऊपर है, उसने क्रिटिक किसकी दी है, उस वक़्त की विक्टोरियन अपर क्लास की सोसाइटी। रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, लोग रिच थे, लोग जो थे अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास में बटे हुए थे। मिडिल क्लास जो थी वो क्या थी, वो हमेशा अपर क्लास को अप्रोच करने की कोशिश करती थी। अपर क्लास जो है उनके ख़ास अरिस्टोक्रेटिक मैनर थे, वो नीचे वालों को कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ों की रिफ्लेक्शन आपको ऑस्कर वाइल्ड इसमें दिखाता है, ठीक है। लेडी ब्रैकनल को आप डिस्कस करेंगे, एल्जरनन को डिस्कस करेंगे, उसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, आप डिस्कस करेंगे सिसली को, आप डिस्कस करेंगे ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स को, आप डिस्कस करेंगे जैक वर्थिंग को, जो कि इटसेल्फ एक स्टायर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक़्त की विक्टोरियन अपर क्लास सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अगला देखिएगा पॉइंट, एल्जरनन्स शैलोनेस एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सट्रेवेजेंस एंड वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है दिखावा, इररिस्पॉन्सिबिलिटी गैर जिम्मेदार शख्स, शैलोनेस खाली, एक्सट्रेवेजेंस
बिला वजह खर्च करने वाला, हैव बीन एक्सपोज्ड इन द मैनर टू मेक अस लाफ हार्टली, एक दो से क्या सैंडविच खाने का शौक़ है, ईटिंग का शौक़ है, ठीक है, म्यूज़िक का शौक़ है। आपने जस्ट यहाँ पे किसको बताना है, उस बंदे को म्यूज़िक का शौक़ है और लेडी लवर है, और फिर उसने अपने इंजॉयमेंट के लिए एक दोस्त बनाया हुआ है, उसका नाम रखा हुआ बनबरी। तो वो क्या करता है, वो बीमार रहता है तो उसका पता कंट्री साइड में करने जाता है। तो ये सारे मामला कौन करते हैं, फ्रीवलेस लोग, आवारा लोग, बेकार लोग। तो ये उनकी करैक्टरिस्टिक बताई गई है। एल्जरनैन की शैलोनेस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कैसे घर के काम नहीं करता, उनसे बचता है, और उसके लिए उसने बनबरी जो है एक दोस्त बनाया हुआ है, और बनबरी के बारे में कहता है कि बनबरी जो है वो हमेशा बीमार रहता है और वो उसका पता करने विलेज जाता है। इस तरह वो शहर की लाइफ से वो टाइम निकाल के अपना इंजॉयमेंट के लिए वो चला जाता है, यानी और कामों पे चला जाता है। तो वैनिटी हमें मिलती है, और इररिस्पॉन्सिबिलिटी उसके करैक्टर में मिलती है, एक्सट्रेवेजेंस मिलती है, शैलोनेस मिलती है, और ये सारी इसका रिप्रेजेंटेशन है एल्जरनन। ठीक है जी, एल्जरनन को आप डिस्कस करेंगे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी शैलोनेस, उसकी एक्सट्रेवेजेंस और उसकी वैनिटी, दिखावा। ठीक है, दीज ऑल पुट टुगेदर वी हैव टू डिस्कस इन दिस पैराग्राफ। हमें पता चल गया थीसिस स्टेटमेंट का कि हमने सोशल स्टैट दिखाना है, वो भी अपर क्लास का। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट टू राइट इट डाउन। Since you people do not know about the thesis statement, the main topic, you will be confused and baffled, and you will not able to write well. You people need to decide what is the thesis statement of the question. What examiner wants to ask from you? What is his requirement? And what are the prerequisites to write this? ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, आपकी बुक के अंदर ही मौजूद हैं। आपको जस्ट उसको पहले इतना तो हुनर होना चाहिए कि उसके अंदर से फाइंड कर लें कि आपका क्वेश्चन बनता कौन सा है। अच्छा, ये हो गया तीसरा पॉइंट। देखिए, Algernon's dresses have been satirized by the author. He is a fashionable young man and very much fastidious about his dress. अच्छा, एक उसे ड्रेस पहनने का बड़ा शौक है, एक उसे खाने का बहुत शौक है। वो बार बार कहता है कि वो उसे कब दावत देगा, कब उसे खिलाएगा। इवन कि वो जैक वर्दिंग से भी वो डिमांड करता है, और जैक वर्दिंग कहता है कि ये तो हमेशा ही खाता रहता है। और उसे ड्रेस जो है, जो अपर क्लास का एक ख़ास किस्म का ड्रेस होता है, वो भी पहनने का बड़ा शौक़ है। अपर क्लास का ड्रेस पहनता है, ठीक है, और ड्रिंकिंग का शौक़ है। और वो इस चीज़ से भी माइंड नहीं करता कि अगर उसका सर्वेंट भी उसके साथ ड्रिंक कर ले तो वो इसको भी माइंड नहीं करता, इन तरह की चीज़ों कि वो इन चीज़ों को ये समझता है कि सबको पीना चाहिए, शराब पीनी चाहिए, वो भी इकट्ठे मिल के। अच्छा, जैक वर्दिंग के ऊपर भी कहीं स्टायर है। जैक वर्दिंग्स कैरेक्टर हैज़ आल्सो पोर्ट्रेड स्टेरिकली। जैक इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अपर क्लास। अब जैक जो है वो किस तरह स्टेरिकल कैरेक्टर है। उस वक़्त के जो नवाब टाइप लोग थे, जो सीरियस रहते थे, अब चूंकि वो सोसाइटी के अंदर एक सीरियस रहते और एक टोन के साथ रहते थे, तो वो भी उकता जाते थे मोनोटोनस लाइफ से। तो वो ऑस्कर वाइल्ड कहता है कि वो फिर किस तरह अपना ही परगेशन करते, अपना कथारसिस करते। वो क्या करते कि अपना नाम बदल लेते, या वो कह देते यार वो लंदन में ना ज़्यादा इन्जॉयमेंट और वलप्चुअस और सेंसुअल और सेक्सुअल लाइफ ज़्यादा उनकी लंदन में ही है ना, जहाँ पे बार्स बनी हुई हैं, जहाँ पे मैस्कुरेड बनी हुई हैं, जहाँ पे मास्क पार्टी होती है, बार पार्टी होती है, ठीक है, ड्रिंकिंग होती है, एन्जॉयमेंट होता है, फ़न होता है, बहुत सारे वहाँ पे डांसिंग क्लब हैं और ड्रिंकिंग और इस तरह की एक्टिविटी बाल पार्टीज़ में चलती हैं पब्स के अंदर। सो दीज parties are available in the London, and from the monotonous life of the countryside village he goes to the London, and over there he started drinking with the friend like Algernon and making merry. And what he has excuse from the village or countryside area, he says there is one of friend whose name is Ernest, and he is totally baffled kind of personality. He is over there fighting with other, and I am just resolving his issue. मेरा एक भाई है लंदन में, वो अक्सर लड़ पड़ता है, उसके बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, तो मैं ज़रा उसको समझा के आता हूँ।
तो वो यहाँ पे क्या करता, फन करता, एंजॉयमेंट करता, तो यहाँ पे शैलोनेस दिखाई गई है, खालीपन है इसके। और सीरियस के साथ साथ वो क्या, सीरियसनेस के साथ साथ उसकी क्या दिखाई गई है, चाइल्डिश विश है उसकी, ठीक, कि किस तरह से सीरियस लोग जो हैं वो भी नॉन सीरियस होना पसंद करते हैं। यानी ज़िंदगी जो है एक ही, कभी भी एक ही नहज के ऊपर या एक ही वेव के साथ नहीं गुजरती ज़िंदगी हमेशा। अब देखिए दिल की जो वेव्स हैं वो ऐसे चलती हैं, क्यों भाई ऐसे चलती हैं, अगर आप उसका करवाएं, ईसीजी करवाएं, तो ईसीजी में जो वेव्स आती हैं वो ऐसे चलती हैं। जब सीधी हो जाए उसका मतलब क्या है, सीधी का मतलब डेथ, ठीक। एल्जरनन के ज़रिए और इस तरह के एरिस्टोक्रेटिक करैक्टर जो अपने आप को बड़ा सीरियस समझते हैं, उसके ज़रिए वो बता रहा है ऑस्कर वाइल्ड कि लाइफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, you have to get up and down with the monotonous and the straight line. You are often fed up, and for this catharsis you go like these parties. You want enjoyment, you want movement, you want dynamicity, you want some up and down in your life, because people are mostly fed up from the same things. अब एक ही चीज़ मैं लोगों को रोजाना दिखाता जाऊँ, एक ही चीज़, people will fed up because they want some changes, they want some dynamicity, they want some newness in daily routines. So all the time people are not interested to listen like me, like classic person. अब मैं अगर ये कहता रहूँ कि सारे लोग जो हैं वो मुझे ही सुने, it's my wrong thought. People want change, people want newness, people want new technology, people want new kind of software, and they want a good kind, a lecture. Even in every field there is a changing. I can't claim that I'll be listening, people will be listening to me even after 50 or 20 years or 30 years. Maybe after 10 years, 20 years, this teaching system will be obsolete and nobody will like this teaching. People will just, there will be likelihood people will think and somebody will in front of him. Maybe a developed system will be introduced, as Bertrand Russell said, I will not fight for my own belief. My belief can be wrong. मैं अपने बिलीव के लिए लोगों से नहीं लड़ूंगा, मेरा बिलीव रॉन्ग हो सकता है। डेमोक्रेसी का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि हो सकता है इन फ्यूचर इस डेमोक्रेसी से अच्छा कोई सिस्टम आ जाए तो मैं उसको इंडोर्स कर लूँगा। तो इसीलिए ज़िंदगी के अंदर हमेशा अप एंड डाउन, चेंजिंग, गुड बैड, ब्लेंड ऑफ गुड बैड, मिक्सचर ऑफ गुड बैड, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ट्रेजेडी, कॉमेडी, दैट गोज साइड बाय साइड. You can't claim that I'll be happy all the time. You can't claim I'll be living throughout the years. You can't claim that I am not gonna die, since you are alive and you have to die. तो ये सारी चेंजेस जो हैं, अप डाउन भी आएंगे, मौसम भी बदलेंगे, गुड बैड भी आएगा। तो वो कहता है कि ये जो लोग अपने आप को क्लेम करते हैं ना, वी आर वेरी सीरियस, वी आर अर्नेस्ट एंड वी आर क्रिश्चियन एंड वी आर टोटली सीरियस एंड थॉरोली सीरियस पर्सन एंड वी विल लिव, कीप ऑन लिविंग इन विद दिस लाइफ, दे आर हैविंग रॉन्ग थॉट। उनकी ये रॉन्ग थॉट है। आगे ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स, जैक वर्थिंग्स कैरेक्टर हैज़ आल्सो बिन पोर्ट्रेड स्टेरिकली, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ग्वेंडोलिन फॉर फेयरफॉक्स जो है, फेयरफॉक्स इज आल्सो अ सुपरफिशियल एंड अब्सर्ड कैरेक्टर प्रेजेंटेड बाय द ऑथर स्टेरिकली। फॉर इंस्टेंस, शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन इम्पोर्टेंस कैन एग्जिस्ट। अब देखिए, पहली तो बात यह है कि जिसका नाम अर्नेस्ट है वो बंदा गुड है। कोई लॉजिक मानती है इसको? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जिसका नाम असलम है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके पीछे हो सकता है असलम बहुत बुरा इंसान हो, कनिंग हो, ईवल हो, लस्ट्रस हो, ठीक है, बुरा इंसान हो। अब अर्नेस्ट नाम को जस्ट अच्छा मानना और कोई लॉजिक और रीज़न को ना मानना और बड़े सुपरफिशियल अंदाज से ये कह देना बस जिसका नाम अर्नेस्ट है वो क्रिश्चियन है, वो बहुत अच्छा है, एक तो बात ये हो गई। तो इसका मतलब है कि वो एक स्टेरिकली पोर्ट्रेट करैक्टर है, कौन? ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स। और एक चीज़ और है कि वो किसी इंसान की वैल्यू नहीं, नो वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रीजन। किसकी बेस पे है? और फिर वो हर चीज़ को क्या करती है?
याद करके यानी लिख के याद करती है। मिसाल के तौर पर उसने डायरी रखी है, डायरी के अंदर जो अच्छा मकाम है वो भी लिख लेती है और उसे याद नहीं रहता कि वो कौन सी जगह पे देखी, वो डायरी पे देखती है, यानी ये भी उसकी एक कमज़ोरी है। और फिर हमारा जो करैक्टर जैक वर्दिंग है वो उसे बहुत अच्छी समझता है, इंटेलिजेंट, जबकि वो बिल्कुल एक सिल्ली औरत होती है, एक गर्ल होती है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर स्टायर की शक्ल में। आगे, लेडी ब्रैकनल इज़ अ क्लास कॉन्शियस लेडी एंड शी क्लेम्स टू हैव द टेस्ट फॉर द म्यूजिक बट ही वुड लाइक हर नेफ्यू टू मेक द सिलेक्शन ऑफ द नंबर्स ही प्लेड। आप देखें एल्जरनन जो है वो म्यूज़िक लवर है, ठीक है। अब लेडी ब्रैकनल जो है वो कहती है कि वो बहुत म्यूज़िक लवर है, लेकिन लेडी ब्रैकनल को ये नहीं पता कि कौन सा सॉन्ग कौन सी जगह पे चलाना है। वो नसीहत किससे लेती है? एल्जरनन से। ये भी एक शैलो करैक्टर है। और फिर लेडी ब्रैकनल जो है जब वो प्रपोज करता है तो वो कहती है ज़रा इधर मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू तो लूँ। हाँ, कितनी जायदाद है, कितने बंगले हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा नाम क्या है, हसब नसब क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जब वो सारा इंटरव्यू ले लेती है, वो कहता है इस तरह वो थॉमस कार्डियो ने उसे विक्टोरिया स्टेशन से उठाया था, तो फ़ौरन वो कह देती है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको हसब नसब चाहिए। तो यहाँ पे भी वो स्टार करता है, वो कहता है कि क्या मैरिज जो है वो प्लेशर हासिल करने के लिए होती है या हसब नसब जोड़ने के लिए? सर, मैरिज इज़ फॉर प्लेशर और गेटिंग फेम और गेटिंग नेम, या नेम हासिल करने के लिए होती है। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैरिज? कर रहा है मैरिज एक प्लेशर है या एक नाम हासिल करने का सोर्स है? कहता है पहले तो यही वाजे करना चाहिए। तो यहाँ पे लेडी ब्रैकनल जो है ये एक स्टार है विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर। क्या है? विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर ये एक स्टार है। Another satirical portrait in the play is that the Dr. Chasuble, the portrayals in the satire on the clergyman is quite absurd on the part of the। अब ये किस तरह स्टायर है देखिएगा, इसको ज़रा देखिए, ये किस तरह स्टायर है। क्लर्जीमैन, डॉक्टर चैसबल की ड्यूटी है कि वो एक प्रीस्ट है, एक रिएक्टर है, रेक्टर है, प्रीस्ट है, टीच करे लोगों को। क्या टीच करे? डिविनिटी, मज़हब टीच करे। लेकिन वो टीच क्या करता है पता है आपको? क्या टीच करता है वो? मिस प्रिज्म है, मिस प्रिज्म जो है वो उसके साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट। मिस प्रिज्म जो है ये एक गवर्नेंस है सिसिली की, और उसने उसको टीच करना है, उसको संभालना है मिस प्रिज्म। और वो क्या करती है? एक तो वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड है किसकी तरफ? डॉक्टर चैसबल की तरफ। लेकिन एक हमने चीज़ उसके अंदर और देखी कि वो पेगन की पोइट्री पढ़ती है, पेगन स्टोरीज़ और पोइट्री पढ़ती है। पेगन स्टोरीज़, जो लादीन लोग हैं उनकी स्टोरी पढ़ती है और उनकी मतलब पोइट्री पढ़ती है। तो ये भी एक उसके शैलो करैक्टर का स्टाइल है। सिसिली जो है वो भी एक स्टाइल है। सिसिली क्या करती है? वो भी कहती है कि मुझे अर्नस्ट जो है वो पसंद है, चाहे वो कोई भी हो, बस उसका नाम जो है अर्नस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने देखी। लेट्स सी एक और चीज़ देखते हैं नेक्स्ट। So dear student, friend, follower, you are listening to the voice of Sarrana. Our contact number is 0305631964. We are going to cover Birchester Tower by Anthony Trollope. एंथनी ट्रॉलप का ये जो प्ले है, एंथनी ट्रॉलप का ये जो प्ले है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। You people will learn about this, and after that we will also discuss about the Joseph Andrew. Joseph Andrew is in the University of Sargodha, and this is in the PU University. So let's see one by one, we shall learn both. So to raise our knowledge, to increase our knowledge, to have new ideas, let's discuss. इंग्लिश नावलिस्ट एंथनी ट्रॉलप। एंथनी ट्रॉलप जो है एक ये भी एक 18th सेंचुरी का एक नावलिस्ट है, और रोड अ सीरीज ऑफ द नावल दैट क्रॉनिकल्स द एवरीडे लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास विक्टोरियंस।
मिडिल क्लास विक्टोरियन को इसने बड़ा पॉइंट आउट किया है, ठीक है, और स्पेशली रिलीजियस क्लास को। रिलीजियस क्लास की अंदर की इनर लाइफ क्या है, कितने वो शैलो हैं। ये मज़हब जो उन्होंने कैथोलिसिज्म और एंग्लिकनिज्म बनाया हुआ है, वो कहता है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये इंटरेस्ट बेस है सब कुछ, ये सब कुछ इंटरेस्ट बेस है। आपको पता है कि ये लोग जो मज़हब के ठेकेदार होते हैं, ये कितने ख़तरनाक लोग हैं, इनके अज़ाइम क्या होते हैं। कहता है कि ये आपको नहीं पता। वो इसमें दोनों सेक्ट को स्टार करता है, एक प्रोटेस्टेंट को, तो दूसरा उनका सेक्ट क्या है, कैथोलिक। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है, दोनों को वो स्टार करता है अपने प्ले के अंदर, बर्चेस्टर टावर के अंदर, कि किस तरह से वो लड़ रहे हैं। दोनों पार्टीज़ जो हैं अपने हसूल के लिए, अपने अज़ाइम के हसूल के लिए किस तरह एक दूसरे के साथ फाइट करती हैं, और अपने मकासद के हसूल के लिए क्या क्या वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बिशप सेलेक्ट हो जाएं, आर्च बिशप सेलेक्ट हो जाएं, वो उसके डीन बन जाएं, वो पूरे चर्च के। ये बिशप जो होता है ना, इसके नीचे बहुत सारे चर्चेस होती हैं, ठीक है। बिशप उनको कंट्रोल करता है, यानी उनके ऊपर होता है। फिर इनके ऊपर एक होता है आर्च बिशप, जो सबसे बड़ा होता है। यानी इन बिशॉप्स और आर्च बिशॉप्स और नीचे प्रीस्ट और पार्सन और नीचे जितने भी प्रीस्ट हैं, इनको कंट्रोल करते हैं इस तरह बिशप, आर्च बिशप, और नीचे इनके चर्चेस होती हैं। अब इन चर्चेस के अंदर भी पॉलिटिक्स चलती है। ये तो हमने पढ़ा कि मिडिवल एज से, जबकि मज़हब की एज थी जो मिडिवल एज थी, चौसर की एज थी, उस एज से ये लोग जो थे मज़हब से रिलेटेड जो लोग थे, ये किंग के साथ भी रिलेटेड होते थे, क्वींस और कोर्टियर लोगों के साथ उनके ऊपर अच्छा खासा ये इन्फ्लुएंस रखते थे। लेट्स सी, ट्रोलप वॉज बोर्न ऑन 1815, यानी 1815 में ट्रोलप जो है वो पैदा हुआ है। हिज मदर फ्रांसिस ट्रोलप 1780 और 1863, ठीक है जी। वॉज ऑथर ऑफ द डोमेस्टिक मैनर्स ऑफ द अमेरिकन 1832 एंड मैनी नॉवेल्स। वर्क राइटर द